नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम सेल बायोलॉजी के कुछ कंपोनेंट्स हैं सेल्स के, उसके बारे में समझेंगे। बैक्टीरियल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं बैक्टीरिया, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो कंपोनेंट होते हैं या बैक्टीरिया में जो कंपोनेंट्स हैं सेल के अंदर, उनके बारे में समझेंगे। जो पहला है सेल एनवेलप। सेल एनवेलप है। सेल एनवेलप जो होता है सबसे बाहर के मतलब ऊपर की कवरिंग होती है इसके बैक्टीरिया के ऊपर की। सेल एनवेलप जो है वो ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलेक्स होता है, बी मध्य में सेल वॉल होती है और सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये तीनों मिलकर सेल का एनवेलप बनाते हैं, सेल एनवेलप बनाते हैं या बैक्टीरिया का सेल एनवेलप बनाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्लाइकोकैलेक्स की। ग्लाइकोकैलेक्स जो होता है आउटर मोस्ट अर्थात सबसे बाहर का स्ट्रक्चर होता है, लेयर होती है। ये एक म्यूसिलेज लेयर होती है जो सेल एनवेलप की का निर्माण जिससे होता है। तो सब सेल एनवेलप की सबसे बाहर की जो लेयर होती है म्यूसिलेज लेयर, उसे हम ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं। नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स विदाउट प्रोटीन, तो ये कैसी होती है? नॉन सेलुलोजिक होती है, अर्थात सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती है। पॉलीसैकेराइड्स होती है और इसमें प्रोटीन पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं। तो सेल एनवेलप में सबसे बाहर की तरफ म्यूसिलेज लेयर होती है, उसे हम ग्लाइकोकैलेक्स कहते हैं, जो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। इसमें प्रोटीन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये एक स्लाइम लेयर के रूप में अगर होती है तब इसे हम लूज शीथ होती है ये। अगर ये कैप्सूल के रूप में होती है तब ये थिक और टफ लेयर के रूप में होती है। ग्लाइकोकैलेक्स एक स्टिकी कैरेक्टर्स प्रदान करती है, अर्थात ये चिपकने के लिए आसानी से किसी होस्ट पर चिपकने के लिए हेल्प करती है। फंक्शन इसके जो होते हैं ये क्या होते हैं ग्लाइकोकैलेक्स के? एक तो प्रिवेंशन ऑफ द डेसिकेशन, ये डेसिकेशन से छुटकारा दिलाती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फैगोसाइट्स, जो फैगोसाइट्स हैं बैक्टीरिया को खाने वाले, उससे प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रग्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स, जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, टॉक्सिक ड्रग्स हैं, उनसे ये प्रोटेक्शन करती है बैक्टीरिया की। अटैचमेंट में हेल्प करती है। इम्यूनोजेनिसिटी इसके एक करेक्टर है और वायरुलेंस ये होती है। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोकैलेक्स है इसमें बस इतना ही नोट करना है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालना है जो मध्य की लेयर होती है सेल वॉल, उसके बारे में। सेल वॉल जो होती है वो रिजिड सॉलिड कवरिंग होती है, ठोस होती है, रिजिड सॉलिड कवरिंग होती है और ये शेप और स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलेक्स के मध्य में पाई जाती है। पेरीप्लाज्मिक जो स्पेस इसमें पाया जाता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के मध्य है। जो सेल वॉल है इसके ठीक नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य में पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है। यह बैक्टीरियल सेल्स को बस्ट होने से बचाती है। अगर कोई बैक्टीरियल सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अर्थात कम सांद्रता वाले सॉल्यूशन में अगर चला जाता है तो उस बैक्टीरिया सेल को बस्ट होने से बचाने का काम सेल वॉल करती है। क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है ऑस्मोसिस विधि द्वारा वाटर जो होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से सेल के अंदर की तरफ जाने लगता है, जिससे कि सेल फूलने लगती है और वो बस्ट हो जाती है। इसलिए सेल को बस्ट होने से बचाने के लिए, सेल को फटने से बचाने के लिए सेल वॉल बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल 20 से 80 नैनोमीटर मोटा होता है और सिंगल लेयर्ड होता है, स्मूथ होता है। जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें यह 8 से 12 नैनोमीटर थिक होता है और 2 डबल लेयर्ड होता है, वेवी होता है
आउटर लेयर जो होती है इसमें, उसे आउटर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। टू लेयर्ड होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, आउटर लेयर जो होती है उसे हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो लिपोपॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। लिपोपॉलीसैकेराइड्स, लिपिड और प्रोटीन, इन तीनों से मिलकर बनी होती है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में हाइड्रोफिलिक चैनल्स, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनमें आउटर मेम्ब्रेन में हाइड्रोफिलिक चैनल्स या पोरेंस पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है दोनों में समान होती है, पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में सेम होती है। और इसमें इनर मेम्ब्रेन में पेप्टिडोग्लाइकन्स, प्रोटीन्स, नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और अमीनो एसिड्स से मिलकर बनती है। तो इसको इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो लिपोपॉलीसैकेराइड्स, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन्स, प्रोटीन्स, नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो इसमें जो लिखना है आपको वो इस तरह से लिखना है। सेल वॉल एक रिजिड सॉलिड कवरिंग होती है जो शेप और स्ट्रक्चर में सपोर्ट करती है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स से के मध्य पाई जाती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के मध्य पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है और सेल वॉल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लाज्मा सेल्स को बस्ट होने से प्रोटेक्ट करती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में यह 20 से 80 नैनोमीटर मोटी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है तथा स्मूथ होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये 8 से 12 नैनोमीटर थिक होती है, डबल लेयर्ड होती है, वेवी होती है और इसके आउटर लेयर को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन लिपोपॉलीसैकेराइड्स की लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। आउटर मेम्ब्रेन में हाइड्रोफिलिक चैनल्स और पोरेंस पाए जाते हैं। इनर मेम्ब्रेन में पेप्टिडोग्लाइकन, प्रोटीन्स, नॉन सेलुलोजिक कार्बोहाइड्रेट और लिपिड और अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं या इनसे मिलकर बनी होती है। इस तरह से आपको एक बुक में कॉपी में लिख लेना है। इसके बाद आगे लिखना है कि पेप्टिडोग्लाइकन बॉडी सेल वॉल के स्ट्रक्चर को बनाने का काम करती है। इसमें म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर पेप्टिडोग्लाइकन बनता है। जो पेप्टिडोग्लाइकन हमने यहाँ बताया है कि ये पेप्टिडोग्लाइकन इसमें पाया जाता है, पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है इनर मेम्ब्रेन। तो जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो कैसे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन जो होता है वो सेल वॉल को बनाने में के स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है। पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो म्यूरिन और या फिर म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बना होता है। अब ये म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड जो है ये कैसे बनता है? ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन तथा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, इन दोनों से मिलकर बनता है म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन, और म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन से मिलकर बनता है पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, ये समझ लीजिए। इसके आगे समझिए। सेफेलोस्पोरिन, ये दवाई के ड्रग्स के नाम है। सेफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन ये बैक्टीरियल पैथोजन को या बैक्टीरिया को ये किल करने का काम करते हैं। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरिया, लाइसोजाइम जो होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होते हैं। ये लार में पाए जाते हैं और हाइड्रोलाइज करते हैं पेप्टिडोग्लाइकन को तोड़ने का काम या उसके पेप्टिडोग्लाइकन को हाइड्रोलाइज करने का काम करते हैं लाइसोजाइम्स, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, बैक्टीरिया मर जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन 70 से 80% से पेप्टिडोग्लाइकन होता है और लिपिड कुछ ही अमाउंट में बहुत ही कम होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 10 से 20% पेप्टिडोग्लाइकन होता है और 20 से 30% लिपिड होता है। अमीनो एसिड्स के
अमीनो एसिड जो इसकी वाल है बैक्टीरिया की उसमें पाया जाता है, और इस प्रकार के अमीनो एसिड इसकी सेल वाल में पाया जाता है उसे हम कहते हैं अमीनो पाइमेलिक एसिड। डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड या लाइसिन इसे कहते हैं। तो जो अमीनो एसिड सेल वॉल में पाया जाता है उसे लाइसिन या डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड कहते हैं। तो इसमें लिखना किस प्रकार से, ये समझ में आ गया सारा। अब लिखना किस प्रकार से, इनर मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है जो सेल वॉल के स्ट्रक्चरल नेटवर्क को बनाने में हेल्प करती है। पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन तथा एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से मिलकर बना होता है। बैक्टीरिया को किल करने के लिए सेफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन ड्रग्स आती हैं। लाइसोजाइम जो लार्व पाया जाता है ये भी एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है और पेप्टिडोग्लाइकन को हाइड्रोलाइज करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 70 से 80% पेप्टिडोग्लाइकन होता है और कुछ मात्रा में लिपिड पाया जाता है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में 10 से 20% पेप्टिडोग्लाइकन होता है और 20 से 30% लिपिड होता है। सेल वॉल में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स को डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड या लाइसिन कहते हैं। इसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देख लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिव परमेबल कवरिंग होती है जो साइटोप्लाज्म को कवर किए रहती है। इनर मोस्ट कंपोनेंट होता है सेल एनवेलप का। तो ये सबसे आंतरिक अंग है, सेल मेम्ब्रेन का सबसे अंदर वाला अंग है। सबसे बाहर वाला ग्लाइकोकैलिक्स, मध्य वाला सेल वॉल और सबसे अंदर जो लेयर होती है वो कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है और जिसमें कुछ प्रोटीन्स भी पाई जाती हैं, जैसे कि इंट्रिंसिक प्रोटीन पाई जाती है, इंट्रीगल प्रोटीन पाई जाती है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पाई जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल इनमें नहीं पाया जाता है। होपानॉइड्स जिसे पेंटासाइक्लिक स्टीरॉल कहते हैं कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है। होपानॉइड्स जो होता है वो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने का काम करता है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को होल्ड करने का काम भी करता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स को होल्ड की रहती है, उसे एक होल्ड करने का काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिव परमिएबल की भांति कार्य करती है। ये न्यूट्रिएंट्स को अंदर आने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को शरीर बॉडी के अंदर आने के लिए या प्लाज्मा बैक्टीरिया सेल के अंदर आने के लिए अलाउ करती है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर जाने के लिए अलाउ करती है कि वेस्ट प्रोडक्ट इसके सेल के बाहर जा सकता है और न्यूट्रिएंट सेल के अंदर आ सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स जो है सराउंडिंग में उपस्थित, मतलब जो वाटर या जो भी जिसके सराउंड इस बैक्टीरिया के सराउंडिंग में जो भी है उस सराउंडिंग में उपस्थित डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स को डिटेक्ट करने का काम करता है और उसके प्रति रेस्पॉन्स दिखाता है। अब आप देखिए इसमें ये स्ट्रक्चर है बैक्टीरियल सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल्स का। इसमें सबसे बाहर की तरफ जो है वो क्या पाया जा रहा है, कैप्सूल पाया जाता है, ठीक है। इसमें फिलामेंट भी पाया जा रहा है जो हुक के द्वारा बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ है और इसको हम पूरी तरह से क्या कहते हैं, बेसल बॉडी से लगा हुआ बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, फ्लैजेलम कहते हैं। अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म है, बाहर की तरफ म्यूसिलेज है, सबसे अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर बॉडीज़, ये न्यूक्लियर बॉडी बिंदी से दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियर बॉडीज़ हैं, सॉरी ये नहीं, ऊपर की तरफ ये न्यूक्लियर बॉडी है या न्यूक्लियोइड है। पॉलीराइबोसोम्स हैं, ये पॉलीराइबोसोम्स हैं, ये फ्री पॉलीराइबोसोम्स हैं, ये प्लाज्मा से अटैच्ड पॉलीराइबोसोम्स हैं,
ठीक है। ये आरएनए पाया जाता है, आरएनए भी होता है इसमें, ग्लाइकोजन पाई जाती है इसमें, लिपिड ग्लोब्यूल्स पाए जाते हैं, मीसोसोम्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगा हुआ मीसोसोम्स पाया जाता है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। सेल वाल मध्य वाली जो होती है लेयर वो सेल वाल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगे हुए रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। इनमें फिम्ब्रिया भी पाए जाते हैं। राइबो बैक्टीरिया में फिम्ब्री भी पाए जाते हैं, पिलाई और फिम्ब्री भी पाए जाते हैं। अब साइटोप्लाज्म के बारे में देख लेते हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है बैक्टीरिया का वो ग्रेनुलर होता है और क्रिस्टेलोकोलॉइडल कॉम्प्लेक्स होता है। एक प्रकार का क्रिस्टेलोकोलॉइडल कॉम्प्लेक्स होता है और ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड से मिलकर बनता है। इन दोनों को, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड को मिलाकर हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स जो ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इस साइटोप्लाज्म में नहीं पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं पाई जाती है। सेप वैक्यूल्स इसमें नहीं पाए जाते हैं, जबकि गैस वैक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं। और मीसोसोम्स पाया जाता है, राइबोसोम 70S प्रकार का पाया जाता है, क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोइड्स पाए जाते हैं, प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, इंक्लूजन बॉडीज़ पाई जाती हैं, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स पाए जाते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है, फ्लैजेला पाए जाते हैं, प्लाई और फिम्बली इसके अंदर इनमें पाए जाते हैं। अब आता है मीसोसोम्स। मीसोसोम्स जो होता है ये डेवलप्ड एज इनवर्ट्स इन ग्रोथ फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जब इनवर्ड अंदर की तरफ डेवलपमेंट होता है तब मीसोसोम का निर्माण होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनवर्ड ग्रोथ से मीसोसोम का डेवलपमेंट होता है। मीसोसोम का डेवलपमेंट होता है। मीसोसोम दो प्रकार की होती है, सेप्टल और लेटरल। सेप्टल जो मीसोसोम होती हैं वो सेप्टम फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं और ये सेप्टल मीसोसोम न्यूक्लियोइड से अटैच रहती हैं, कनेक्टेड रहती हैं। ऐसी मीसोसोम जो न्यूक्लियोइड से कनेक्टेड नहीं रहती हैं लेटरल मीसोसोम्स कहलाती हैं। लेटरल मीसोसोम जो होती हैं वो न्यूक्लियोइड से कनेक्ट नहीं रहती हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करती है क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। इसीलिए यह यूकैरियोट में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया के समान वर्क करती हैं। लेटरल मीसोसोम्स को हम कॉन्ड्रियोइड भी कहते हैं। इसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम 70S प्रकार का होता है जिसमें बड़ी यूनिट लार्ज यूनिट 50S की और स्मॉल यूनिट 30S की होती है। S का मतलब सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है या फिर सेडबर्ग नंबर होते हैं। ये राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, फ्री होते हैं और फिक्स्ड होते हैं। फ्री वाले जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और फिक्स्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। फ्री राइबोसोम्स प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं और प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं और ये प्रोटीन्स इंट्रासेलुलर यूज़ के लिए होती है, अर्थात सेल के भीतर यूज़ के लिए होती है। फिक्स्ड राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन का निर्माण करते हैं और ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में, सेल्स के बाहर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। हेलिकेज ग्रुप ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का जो हेलिकल ग्रुप होता है, हेलिकल ग्रुप जो होता है उसे हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं या पॉलीसोम कहते हैं। ये पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम जो होते हैं 4 से 8 राइबोसोम के मिलने पर बनते हैं, मिलकर एक सिंगल स्ट्रैंड बनाया जाता है, उसको हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। ठीक है, तो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कैसा बनता है? 4 से 8 राइबोसोम के मिलने पर बनता है। इसके बाद आता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो होता है वो न्यूक्लियोइड में जीनोफोर होता है, क्रोमोसोम होता है और क्रोमोनीम होता है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं जीनोफोर, प्रोक्रोमोसोम और क्रोमोनीम न्यूक्लियोइड में पाए जाती हैं।
न्यूक्लियोइड क्या क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स का जेनेटिक मटेरियल होता है। यह सिंगल सर्कुलर स्टैंड डीएनए का सिंगल सर्कुलर स्टैंड होता है तथा आरएनए और पॉलीएमाइंस की सहायता से सुपरक्वाइल्ड हो जाता है। पॉलीएमाइंस जो होते हैं वो हिस्टोन प्रोटीन से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक डीएनए में पाया जाता है और जबकि पॉलीएमाइंस प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन्स तथा न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होने के कारण इस प्रकार के न्यूक्लियस को नेकेड न्यूक्लियस भी कहते हैं। प्लाज्मिड जो होता है ये एक एडिशनल रिंग ऑफ डीएनए होता है। डीएनए की एक एडिशनल रिंग होती है, उसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। बैक्टीरिया के अंदर ये अपने आप अलग से इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट भी कर सकती है। डीएनए तो रिप्लिकेट, न्यूक्लियोटाइड तो रिप्लिकेट करता ही है, लेकिन प्लाज्मिड भी इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट करता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जीन्स पाए जाते हैं, जैसे कि फर्टिलिटी फैक्टर होता है, निफ जीन होती है, रेजिस्टेंस फैक्टर्स पाए जाते हैं, कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। यदि न्यूक्लियोइड से अटैच हो, यदि प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड से अटैच हो तो इस प्लाज्मिड को हम क्या कहेंगे? एपिसोम कहेंगे। तो ऐसा प्लाज्मिड जो न्यूक्लियोइड से अटैच होता है उसे एपिसोम कहते हैं। अगर यहाँ तक का आपको समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके नोट्स अपने कॉपी में बना लें। तो आज की वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।